और अब खबरों की शुरुआत। अहमदाबाद सिलसिलेवार धमाकों के मामले में 38 कसूरवारों को फांसी की सजा सुनाई गई है, वहीं 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। खुसूसी अदालत ने फैसला सुनाया है। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद शहर में हुए सिलसिलेवार धमाकों में 50 से ज्यादा अफराद हलाक जबकि 200 से ज्यादा जख्मी हुए थे। टोटल 38 एक्यूज को ऑनरेबल डेजिग्नेटेड जज फॉर बॉम्ब ब्लास्ट केसेस, उन्होंने 38 एक्यूज को आज हैंगिंग किया है और 11 एक्यूज को लाइफ टाइम की सजा दी है। आज रोज नामदार डेजिग्नेटेड जज फॉर बॉम्ब ब्लास्ट कोर्ट श्री आर पटेल साहेबे कुल 38 आरोपीओने मृत्युदंडनी सजा करेली है અને 11 आरोपीओने लाइफ टाइमनी सजा करेली है। હવે જે આરોપીઓને મૃત્યુદંડ કરવામાં આવેલો છે તે આરોપીઓના નામ હું જણાવું છું। તોહમતદાર નંબર 1 જાહિદ કુતબુદ્દીન શેખ, તોહમતદાર નંબર 2 ઇમરાન શેખ, ઇકબાલ કાસમ શેખ, શમસુદ્દીન સાબુદ્દીન શેખ, ગ્યાસુદ્દીન ગ્યાસુ, મોહમ્મદ આરિફ, મોહમ્મદ ઉસ્માન, यूनुस मंसूरी, कमरुद्दीन नागोरी, आमिल परवाज, शिबली मुस्लिम, सफदर हुसैन नागोरी, हाफिज हुसैन मुल्ला, मोहम्मद साजिद सलीम, सज्जाद गुलाम ख्वाजा मंसूरी, मुफ्ती अबू बसर शेख, अब्बास उमर समेजा, जावेद अहमद, सगीर अहमद शेख, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद इसाक मंसूरी, अफजल उस्मानी, सादुली हारिस मुस्लिम, मोहम्मद तनवीर पठान, आमीन राजा, मोहम्मद मोबिन, मोहम्मद रफीक उर्फे जावेद, तौसीफ खान पठान। आ सिवायना जे आरोपीओ छे तेओ लोकोने ज्यां सुधी जीवे त्यां सुधीनी लाइफ टाइमनी सजा करवामां आवेली छे। टोटल जो जजमेंट जो है वो हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो वो पढ़ने के बाद में ही आगे उन्होंने क्या माना है, मगर प्रोसिक्यूशन का केस जो है वो ऑनरेबल कोर्ट ने माना है और इसके बाद में ये टोटल 38 एक्यूज को आज मृत्युदंड की सजा दी है। वो जो गुजर गए उनके वारसदारों को 1 लाख रुपया, जो जिसको गंभीर ईजा हुई थी उनको 50,000 रुपया और 25,000 रुपया जिसको सिंपल ईजा हुई थी उसको 25,000 रुपये का मुआवजा दिया है। खबर कर्नाटक से है, जहां हिजाब के लिए तालिबात का एहतजाज बदस्तूर जारी है। चित्रदुर्ग में सरकारी पीयू कॉलेज में बाहिजाब तालिबात को कॉलेज के गेट के बाहर रोका गया। इसके बाद वहां तैनात खवातीन पुलिस एहलकार और तालिबात के बीच जबरदस्त बहस देखने में आई। खातून पुलिस एहलकारों ने धक्के देकर तालिबात को बाहर भेजा। पुलिस ने कोर्ट के हुक्मनामे पर अमल करने का लड़कियों को मशवरा दिया। उधर मटकेरी के जूनियर कॉलेज में हिजाब पहनकर आने वाली तालिबात को वापस भेज दिया गया। ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಇದೆ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂರ್ತೀರಾ, ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡೋದು ಸರ್। ನೀವು ಸರ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್। ನಾನು ಸರ್ ನೋಡು ಸರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್। ನೀವೇನಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ वहीं एक मुस्लिम खातून चांदी नामी गेस्ट लेक्चरर ने टुमकुर की जैन पीयू कॉलेज में इस्तीफा दे दिया। कॉलेज इंतजामिया ने चांदनी को हिजाब उतारने के लिए कहा था। चांदनी का कहना है कि चांदनी 3 साल से हिजाब पहनकर तदरीसी खिदमत अंजाम दे रही थी। गेस्ट लेक्चरर ने अपने बयान में कहा कि प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाकर कहा कि हिजाब या कोई और मजहबी अलामत का मुजाहरा किए बगैर अब वो अपने तदरीसी खिदमत अंजाम दें। उन्होंने कहा कि इससे मेरे इज्जत नफ्स को ठेस पहुंची है। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಾಂದಿನಿ। ನಾನು 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೈನ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಈ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಆರಾಮ್ಸೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ। ಬಟ್ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ ಕರೆದು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಿಜಾಬ್ ಅಥವಾ
ಯಾವುದೇ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಂತೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡದಂತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದು ನನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಸ್ವತಃವಾಗಿ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಓಕೆ ವಿತೌಟ್ ಹಿಜಾಬ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಾಲೇಜ್. दिल्ली के उजाला अरविंद केजरीवाल का कहना है कि पंजाब में आम आदमी के खिलाफ तमाम पार्टियां मुत्तहिद हो गई हैं. उनका एक ही मकसद है, वो आम आदमी पार्टी को हराना चाहती हैं. केजरीवाल के मुताबिक सभी पार्टियां बदउनवान हैं और वो पंजाब के मंजरनामे में आम आदमी पार्टी के आने से खौफजदा हैं. उन्होंने कहा कि मुझ पर मुल्क को बांटने का संगीन इल्जाम लगाया जा रहा है. उन्होंने सवाल किया कि मरकजी जांच एजेंसियां इतने बरसों से क्या कर रही थीं, गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया. मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल ने कुमार विश्वास के इल्जामात पर भी अपने अंदाज में तंज किया. कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से केजरीवाल देश के 2 टुकड़े करने का एक प्लान बना रहा है, षड्यंत्र बना रहा है कि देश के 2 टुकड़े करेंगे और उसमें से एक टुकड़े का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा. मतलब ये तो कॉमेडी है, ये तो हंसने वाली बात है. ये हो सकता है क्या? और शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है. आज तक तो मैं समझता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई आतंकवादी पैदा नहीं हुआ जो सड़कें बनवाता है, पानी बनवाता है, बिजली ठीक करता है, लोगों को बिजली फ्री देता है, लोगों की सेवा करता है. ऐसा तो आतंकवादी आज तक कभी पैदा ही नहीं हुआ होगा. फिर एक दिन एक कवि ने खड़े होकर एक कविता सुनाई और उस कविता में उसने कहा कि 7 साल पहले केजरीवाल ने मेरे को कहा था कि देश के 2 टुकड़े करेंगे, एक टुकड़े का पीएम तू बन जाइए और एक टुकड़े का पीएम मैं बन जाऊंगा. और उसके बाद राहुल गांधी ने ये बात कही. प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी की स्पीच देखी, तब प्रधानमंत्री जी को समझ में आया कि इतना बड़ा आतंकवादी इस देश के अंदर पनप रहा है. ये तो शुक्र उस कवि का जो उसने इतना बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया, नहीं तो इनकी सारी एजेंसीज नहीं पकड़ पाई थी. मतलब ये चल क्या रहा है? ये नौटंकी बना दी है इन लोगों ने. देश की सबसे बड़ी 2 पार्टियां, नेशनल पार्टियां, उनके टॉप के नेता मिलके देश की सुरक्षा का मजाक उड़ा रहे हैं. सवाल उठता है ये 3 लाख करोड़ गया कहां? इन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई स्कूल नहीं बनाए, कोई अस्पताल नहीं बनाए, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, कोई कॉलेज नहीं बनाए. ये 3 लाख करोड़ रुपए गया कहां? ये इन लोगों के स्विस बैंकों में गया. इन्होंने बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां बना ली इन सारे नेताओं ने, और जनता जो है वो भुखमरी के कगार पे है. इसे बदलने का टाइम आ गया. और इस बार ऊपर वाले की कृपा से, वाहिगुरु जी की कृपा से एक अच्छी पार्टी, ईमानदार पार्टी, नई पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी. इससे डर के ये सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए हैं, ये सारे नेता इकट्ठे हो गए हैं, सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई है, अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस. और ये सारे आप देख रहे हो पिछले कुछ दिनों से मोदी जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कैप्टन अमरिंदर, चन्नी साहब, ये जितने नेता हैं, सुखबीर बादल, ये सारे इकट्ठे होके आम आदमी पार्टी को हराने में लग गए हैं. नाज़रीन, आपको सीधे लिए चलते हैं करहल, जहां इस वक्त उजाला योगी आदित्यनाथ खिताब कर रहे हैं. अन्नदाता किसानों में और समाज के प्रत्येक तबके में, और हम लोगों को लगता है कि वास्तव में प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने करहल में आकर के यहां के विकास को एक नई गति देने का संकल्प जो लिया है, आज समाजवादी पार्टी की चूलें उससे ही हिल गई हैं. भाइयों बहनों, आज पूरे प्रदेश में जो अपार उत्साह और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को आम जनमानस का मिल रहा है, उसके पीछे 5 साल की वह साधना है, जिस साधना के परिणाम स्वरूप आज मैं कह सकता हूं कि 5 साल पहले जो जनता जनार्दन के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया, सुरक्षा का एक माहौल दिया और लोक कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को हर व्यक्ति तक बिना भेदभाव के पहुंचाया। आज उसका परिणाम है कि प्रदेश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को ब्याज सहित आज प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी के लोग आज बौखला गए हैं। कारोहल में अपनी करारी हार को देखते हुए वे अब आपा खो चुके हैं। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल पर हुआ हमला उनकी इस कायराना हरकत को प्रदर्शित करता है, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं भाइयों बहनों, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। याद करना, हमने 5 साल के अंदर समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पलने वाले पेशेवर गुंडे और अपराधियों के खिलाफ बिना किसी मान बनोबल के कार्रवाई की है और मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं कि बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना प्रारंभ होगा तो जिन लोगों में अभी ज्यादा गर्मी निकल रही है, भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। बीजेपी के लीडरान तशहीरी मुहिम में समाजवादी पार्टी को निशाना बना रहे हैं। 2017 से पहले समाजवादी पार्टी के दौरे इख्तिदार में नज़्म नस्क की सूरत हाल, फ़िक़्रवाना फसादात और कुनबा परवरी को बीजेपी उजागर करती नहीं थक रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी की जानिब से बीजेपी के इन इल्जामात का जवाब भी दिया जा रहा है और योगी हुकूमत में रियासत की मजमूई सूरत हाल पर आईना भी दिखाया जा रहा है। बेरोजगारी, महंगाई, कोरोना के दौरान रियासती हुकूमत की नाकामी और नज़्म ज़ब्त की अबतर सूरत हाल समेत बीजेपी की नाकामियां गिनाई जा रही हैं। ये जो आ रहे हैं परिवारवादी कहने वाले लोग, ये जो परिवारवादी कह रहे हैं कि घोर परिवारवादी हैं, याद रखना आप लोग, जिसका परिवार होता है वो ही परिवार वालों का दुख दर्द समझ सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो राज कर रहे हैं, इनके कोई परिवार नहीं है। अब नारा लगाओ जो नारा लगा रहे थे तुम, ये नारा समय से पहले लगा दिया तुमने। बताओ, एक परिवार वाला ही महसूस कर सकता है अपना दायित्व, अपनी जिम्मेदारी, और एक परिवार वाला ही समझता है कि महंगाई क्या है। बताओ, यहां परिवार वाले लोग बैठे हैं, महंगाई को महसूस कर रहे हो कि नहीं महसूस करते हो? ये परिवार वाले नौजवान हैं यहां, बताओ नौजवानों, बेरोजगारी की मार को महसूस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बाबा जी कह रहे हैं, बाबा जी कह रहे हैं हमने तो 70 लाख से ज्यादा नौकरी दे दी है और 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। बताओ माधवगढ़ के लोगों, किस नौजवान को नौकरी और रोजगार मिल गया आप में से? बताओ यहां पर किसको रोजगार मिल गया? कहां नौकरी दे दी? वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। और ब्रेक के बाद न्यूज रूम लाइव में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश में लाउडस्पीकर अजान को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की मुहिम मालवा निमाड़ के बाद अब महाकौशल में भी जा पहुंची है। इंदौर में लाउडस्पीकर से होने वाली अजान के खिलाफ पहले मुहिम वकीलों के जरिए शुरू की गई थी। इसके बाद इस मुहिम में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कारकुनान भी शामिल हो गए। जबलपुर के गमापुर थाने की 3 मसाजिद में लाउडस्पीकर से होने वाली अजान के खिलाफ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कारकुनान ने न सिर्फ थाने के सामने एहतजाज किया, बल्कि मसाजिद से लाउडस्पीकर हटाए जाने के साथ मसाजिद के दस्तावेजात भी
जांच करने की मांग कर डाली। दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने उमर खालिद को हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किए जाने का नोटिस लिया है। अदालत ने इस सिलसिले में जेलों के डायरेक्टर जनरल को नोटिस जारी किया है। अदालत ने जवाब मांगा है कि किसके हुक्म पर उमर खालिद को हथकड़ी लगाकर पेश किया गया। अदालत की जानिब से एक कॉपी पुलिस कमिश्नर को भेजने की हिदायत दी गई है। और कर्नाटक असेंबली इजलास में जबरदस्त एहतजाज देखने में आ रहा है। जिस तरह से हमने आपको बताया था कि कल रात भी वहां पर जो कारकुन थे वो वहां रात भर उन्होंने कयाम किया था। ईश्वरप्पा के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए ये एहतजाज जारी है। हिज़्ब इख्तिलाफ कांग्रेस का पुरजोर एहतजाज है। हिज़्ब इख्तिलाफ कांग्रेस के ही अरकान कल रात भर कर्नाटक असेंबली के अहाते में ही रहे थे और ये सभी रियासती वजीर ईश्वरप्पा के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। ईश्वरप्पा के खिलाफ मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया जा रहा है। दरअसल भगवा झंडे की हिमायत में ईश्वरप्पा ने बयान दिया था और उसी के बाद से लगातार हिज़्ब इख्तिलाफ कांग्रेस का जबरदस्त एहतजाज जारी है। तो उम्मीद यही थी कि कर्नाटक असेंबली का इजलास आज जैसे ही शुरू होगा तो इस मामले पर एहतजाज और हंगामा आराई देखने में आएगी। ईश्वरप्पा के खिलाफ मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया जा रहा है। रियासती वजीर ईश्वरप्पा के इस्तीफे का मुतालबा कांग्रेस लगातार कर रही है। इन तमाम मुतालबात को लेकर कांग्रेस का लगातार कल से ही वहां जबरदस्त एहतजाज भी देखने में आ रहा है। ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕನಿಷ್ಠ ನಮ್ಮ ಮಾಲೀಕರು ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇವರು ಜನರ ಭಾವನೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ನವರ ಹಕ್ಕು, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಹಕ್ಕನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕಳಕಳಿಯುವಂತೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸಭಾನಾಯಕರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಹ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸದನದ ಕಲಾಪ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಬಹಳ ಹಿರಿಯ ಅನುಭವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಅನೇಕ ಸದಸ್ಯರು ತಾವೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿದ್ದೀರಿ, ಅನುಭವಿಗಳಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಸದನದ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ಉಳಿದ ಸದಸ್ಯರುಗಳು JDSದವ್ರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮವರು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಡೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ಈಗ ನನಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾರನ್ನೋ ವಜಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ವಜಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಸದನಕ್ಕೆ और JP नड्डा एक अवामी रैली से खिताब कर रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं। 7 परिवार के माताओं की गोद सूनी हो गई, बहनें विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, कोई पूछने वाला नहीं। NIA ने इन्वेस्टिगेट किया और उसमें से एक हरकत उल इस्लाम नाम का एक संगठन और इंडियन मुजाहिदीन नहीं, लश्कर तौयबा, इनका कमांडर इन चीफ शहाबुद्दीन पकड़ा गया और शहाबुद्दीन के खिलाफ केस चला। अखिलेश जी ने उन 15 केस में ये रामपुर के भी शहाबुद्दीन को छोड़ने की सलाह दी और केस वापस लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिर बोला ये केस वापस नहीं होगा, केस चलेगा। 4 लोगों को सजाए मौत हुई और 3 लोगों को आजीवन कारावास हुआ। ये है अखिलेश जी। क्या शपथ ली? शपथ क्या लेते हैं मुख्यमंत्री? मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा। किया क्या?
मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं आतंकवादियों की रक्षा करूंगा, आतंकवादियों की रक्षा की। और आज बोलते हैं कि संविधान की रक्षा नहीं हो रही, फिर बोलते हैं झूठ बोल रहे हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बतौर आरोप लगा रहा हूं आप पर कि आपके मुख्यमंत्री काल में आतंकवादियों को आपने पनाह दी, उनको बचाया और रक्षक भक्षक बन गया और उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता को गुमराह किया। इसका मैं आरोप लगाता हूं। आप बताइए, क्या आप ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश की बागडोर देंगे? आप ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश की बागडोर देंगे? और आजकल नया काम हो गया है, 10 तारीख का इंतजार करो, 10 तारीख का इंतजार करो। मतलब रस्सी जल गई, बल नहीं गए, अभी पुरानी अक्कड़ नहीं गई। अभी परसों आपने सुना होगा वो वीडियो, क्या बोल रहे हैं? ए पुलिस वालों, ए पुलिस वाले, ए पुलिस वाले, बोल रहे कि नहीं बोल रहे? एक पूर्व मुख्यमंत्री की भाषा, यह पुलिस फोर्स का मनोबल गिराने का काम है। अखिलेश जी, आपके दौरान 5 साल में 200 दंगे हुए हैं और योगी जी की सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ, ये मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। आप बताइए, ये अंसारी, मुख्तार अंसारी कैसे बाहर घूम रहा था? ये अतीक अहमद कैसे मस्ती मार रहे थे? ये आजम खान कैसे दंदना रहे थे? और आजकल जेल के पीछे क्यों है? आजकल क्यों है जेल के पीछे? इसलिए है कि योगी जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था बनाई गई है, कानून का राज है। तो अयोध्या में जेपी नड्डा अवामी रैली से खिताब करते हुए, हम सब की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा होता है जिसे अपना रोल मॉडल हम समझते हैं और हम इससे मुतासिर होते हैं। बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 हमारी इस पहल में हमारे साथ कई सितारे जुड़े। इस हफ्ते आपकी मुलाकात करवाएंगे हिंदुस्तानी फ्री स्टाइल रेसलर्स गीता फोगाट से। कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार वुमेन्स रेसलिंग के लिए इंडिया को गोल्ड मेडल जिताने वाली और ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला रेसलर, द वन एंड ओनली गीता फोगाट। नमस्ते। नमस्कार। फरवरी मार्च में मिली है, क्योंकि हमारा जो नेशनल कैंप है वो लखनऊ में लगता है, तो वहाँ पे सीनियर जूनियर कैडेट सभी का लगता है। कोविड की वजह से सब बच्चे घर थे, लेकिन चंचला अकेली वहाँ पे अकेली ट्रेनिंग करती थी। तो सही है। हाँ। चंचला, यस, कुछ पूछना चाहती हैं आप? मैम इतने दिन से कुश्ती कर रही हैं और इतने आगे तक बढ़ी हैं, वो उसके बारे में कुछ बताइए मैम, और मैं कैसे बढ़ूंगी? आप चंचला ऑलरेडी बढ़ रहे हैं आगे, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। मैं जब कैंप में थी तो मैंने चंचला को ट्रेनिंग करते हुए वाकई में देखा है, एंड इतनी कम उम्र में जिस तरह से वो ट्रेनिंग करी, जिस तरह से इसकी ट्रेनिंग की स्किल है, टेक्निक्स हैं, और जिस तरह से इसके मूव मैट के ऊपर है, तो बिल्कुल आने वाले टाइम में चंचला एक देश का हीरा है। मैं ये कहूंगी अभी भी हीरा है। हाँ चलिए, नी स्पिन, ये देखने में मजा आ रहा है। स्टार्ट। हाँ जी। अरे वाह, 850 फीट लंबी इन्होंने पेंटिंग बनाई है। पद्मश्री से सम्मानित हैं। ये हैं द वन एंड ओनली परेश मैती। परेश जी इज कमिंग देयर, आई एम गोना सिट राइट नेक्स्ट टू यू सो वी कैन बोथ टॉक टू हिम। परेश जी नमस्ते। नमस्ते आनंद एंड अद्वैत। Advait is somebody who makes lovely abstract paintings. Paresh ji. Yes, I have already seen some of his paintings, and really he's amazing. What is it that you feel is special about Advait and his work? Is very, very strong, message giving, profound, and lot of confidence. तो न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।